हेलो एंड वेलकम बैक टू द वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स। मैथ्स की इस दुनिया में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ओके, आज हम कंटिन्यू करेंगे अगेन ग्राफ से। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू सेक एक्स, ठीक है, फिफ्थ नंबर। ओके, अब सेक एक्स के लिए थोड़ी चीज़ें डिफाइन कर ले। सेक एक्स मतलब होता है 1 बाई कोस एक्स। ओके, सेक एक्स मतलब होता है 1 बाई कोस एक्स। आप समझ लो सेक एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है, अगर वो सोचना है तो क्या सोचेंगे, उसके बेस से हम ग्राफ भी सोचेंगे, बराबर, ग्राफ के बारे में। तो सेक एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है, उसके लिए कॉस एक्स की वैल्यू हमको पता होनी चाहिए। तो कॉस एक्स की वैल्यू जो है वो है -1 से लेके 1 के बीच में, ठीक है। तो कॉस एक्स का रेसिप्रोकल जो है वो सेक एक्स है। तो ये -1 से लेके 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा, तो डेफिनेटली -1 से लेके 1 का रेसिप्रोकल हम डायरेक्टली बनाते हैं ना, ऐसे। ये नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों है, इसलिए माइनस इनफाइनाइट से -1 यूनियन 1 से इनफाइनाइट। याद है ना ये कैसे किया हमने, याद हो तो समझ लो -2 से लेके 3 होता है, इसका रेसिप्रोकल फाइंड करना है तो हम कैसे सोचते हैं, -2 से लेके 0 यूनियन 0 से लेके 3, बराबर। ये x है, ये x है, तो 1/x क्या होगा भाई, तो इसका रेसिप्रोकल, तो पहले ऑर्डर चेंज करो एंड रेसिप्रोकल ले लो। तो 0 का रेसिप्रोकल इनफाइनाइट एंड -2 का रेसिप्रोकल -1/2, बराबर। इनफाइनाइट के लिए माइनस इनफाइनाइट देना पड़ेगा, क्योंकि माइनस इनफाइनाइट से लेके -1/2 है और -1/2 लेना है, यस। फिर अगेन ऑर्डर चेंज करो, 3 एंड 0, 3 का रेसिप्रोकल 1/3 एंड 0 का रेसिप्रोकल इनफाइनाइट। तो 3 का रेसिप्रोकल 3 लेना है, इसलिए 1/3 लेना है। इनफाइनाइट तो ले नहीं सकते, तो डायरेक्टली अगर लिखना है तो मैंने क्या बताया था इसमें, 1/x में ये दोनों को रेसिप्रोकल लिख के छोड़ दो, आगे माइनस इनफाइनाइट, पीछे प्लस इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट से -1/2 एंड 1/3 से प्लस इनफाइनाइट, ऐसे डायरेक्ट कर सकते हो। तो वैसे ही मैंने किया है, माइनस इनफाइनाइट से इसका रेसिप्रोकल एंड इसके रेसिप्रोकल से प्लस इनफाइनाइट, ठीक है। ओके, चलो, तो ये हो गया सेक 1 बाई कोस एक्स। तो डेफिनेटली सेक एक्स का भी यही होगा हाल, माइनस इनफाइनाइट से -1 यूनियन 1 से इनफाइनाइट, है ना। तो सेक एक्स की वैल्यू क्या होगी, हमेशा ही या तो पॉजिटिव होगी या तो नेगेटिव होगी। पॉजिटिव होगी तो 1 से बड़ी होगी, नेगेटिव होगी तो -1 से छोटी होगी, है ना। अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो 1 से 1 2 3 4 5 अप टू इनफाइनाइट ऐसे चलती जाएगी, एंड नेगेटिव होगी तो -1 -2 -3 -4 ऐसे नेगेटिव में माइनस इनफाइनाइट तक जाएगी, बराबर। तो चलो देखते हैं ग्राफिकली इसको कैसे सोचा जाए। और दूसरी बात ये कि यही रेंज हो गई ना, ये रेंज हो गई सेक एक्स की वैल्यू, मतलब ये रेंज हो गई। तो रेंज तो हमको डायरेक्टली मिल गई, जैसे हमको कॉस की रेंज पता थी इसलिए हमको रेंज कॉस सेक एक्स की डायरेक्ट मिल गई, बराबर। एंड चलो ग्राफ बनाते हैं इसका। तो इसका ग्राफ ये है, ठीक है, ये है ये ग्राफ। आप देख सकते हो, ये जैसे 1 वैल्यू है, ये 1 वैल्यू 1 से बढ़ती 1 2 3 4 है ना, 1 2 3 ऐसे 4, 1 से बढ़ती ऐसे इनफाइनाइट की तरफ जा रही है, ऐसे इनफाइनाइट की तरफ जा रही है, बराबर। तो ये 1 से लेके इनफाइनाइट तक सब वैल्यू आ गई इसमें, पॉजिटिव वाली, क्योंकि ये y पॉजिटिव है। फिर π/2 के पास वो अनडिफाइन है, उसका भी रीज़न दिखाऊंगा मैं क्यों अनडिफाइन है। देन सेकंड π/2 से लेके पाई के अंदर नेगेटिव बन गई, वो माइनस इनफाइनाइट से लेके -1 बनी, है ना। ये वैल्यू आई बट माइनस में, है ना, हाँ, मतलब ये वैल्यू आई माइनस वाली, एंड माइनस इनफाइनाइट से लेके -1 तक। अब वो क्यों नेगेटिव बनी वो भी सोचते हैं, चलो। तो चलो इसके बारे में सोचते हैं पहले, बराबर। तो यूनिट सर्कल सोचो और सोचो कि यहाँ पे कॉस एक्स क्या है, कॉस एक्स की वैल्यू 1 है, तो साइन एक्स की सेक एक्स की वैल्यू क्या होगी भाई, इसका रेसिप्रोकल दैट इज़ 1, बराबर। फिर यहाँ पे समझ लो कोई पॉइंट ले लिया मैंने 60 डिग्री 45 डिग्री, बराबर, 45 डिग्री पे कॉस एक्स की वैल्यू क्या है, 1/√2, है ना, 1/√2 कॉस एक्स की वैल्यू है। तो सेक एक्स की वैल्यू क्या हो गई भाई, √2 दैट इज़ 1.47, है ना। ये 1 से बड़ी, देखो 1 से थोड़ी बड़ी वैल्यू। फिर 60 डिग्री के लिए कॉस एक्स की वैल्यू है 1/2, तो सेक एक्स की वैल्यू हो जाएगी 2,
तो और बड़ी देखो 1 से बढ़ के 1.47, फिर 1.47 से बढ़ के 2, एंड देन यहाँ पे cos x की वैल्यू क्या है 0, एग्जैक्टली π/2 पे cos x की वैल्यू 0 है, तो sec x की वैल्यू 1/0 दैट इज़ इनफाइनाइट। तो बढ़ते बढ़ते कहाँ पे चली गई भी, इनफाइनाइट तक चली गई। जैसे sec x में हुआ था ना वैसे ही हाल इसका है, अचानक से वो बढ़ गई, अचानक से sec x का आंसर ये देखो, आप ही खुद सोच सकते हो। देखिए ये 30 डिग्री 45 डिग्री, ये 30 डिग्री अप्रोक्सीमेटली, ये 60 डिग्री, तो 60 डिग्री तक तो कोई प्रॉब्लम था ही नहीं, वहाँ तक तो 2 ही आंसर है। देखो 1 एंड 2 है। फिर 60 डिग्री से अचानक ये 30 डिग्री के एंगल में 60 डिग्री से अचानक से 90 डिग्री के बीच में ये जो इतना इंटरवल है ना, इसमें ही अचानक से उसने जंप फटाफट से ऊपर जाने का जंप किया। और ज़्यादा जंप तो ये जितना नज़दीक है ना उतना नज़दीक, जितना नज़दीक है उतने फटाफट से वो आगे बढ़ी, है ना। तो वंस अगेन sec x की वैल्यू पहले क्या थी, तो cos x1 इसलिए sec x1, फिर यहाँ पे 45 डिग्री पे 45 डिग्री पे cos x 1/√2 इसलिए sec x √2, फिर 60 डिग्री पे cos x 1/2 इसलिए sec x 2, एंड यहाँ पे cos x π/2 पे 0 इसलिए sec x इनफाइनाइट। सो एज यू कैन सी 1 से लेके √2, 2 से 2 एंड 2 से इनफाइनाइट, ऐसे बढ़ती बढ़ती जा रही है। तो वही हमने यहाँ पे किया है, देखो ऐसे धीरे धीरे बढ़ती 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 लास्ट में π/2 के पास इनफाइनाइट हो गई, बराबर। अब यहाँ पे क्या हाल है उसका, देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे अगेन पहले cos x की वैल्यू सोचो, cos x यहाँ पे क्या होगा भाई, तो cos x यहाँ पे -1 है, तो इसलिए sec x भी -1, ठीक है। फिर ये बीच में यहाँ पे कहीं पे सोचे, यहाँ पे cos x समझ लो ये 135 डिग्री, मतलब π/4 मतलब 135 डिग्री, 90 + π/4 मतलब ये π/4 एंगल है, बराबर, ये π/4 एंगल है। तो π/4 एंगल पे यहाँ पे वैल्यू क्या थी, √2, बराबर, किसकी, सॉरी 1/√2 सोचो, पहले cos को सोचो, 1/√2 किसकी वैल्यू, π/4 पे cos की वैल्यू, बराबर, मतलब ये डिस्टेंस, इतना डिस्टेंस 1/√2 है, तो डेफिनेटली इतना डिस्टेंस क्या होगा, -1/√2। तो यहाँ पे cos x की वैल्यू क्या होगी, -1/√2, इसीलिए sec x की वैल्यू क्या होगी, -√2, ठीक है। तो आपने नोटिस क्या किया, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे -1.47 है, -√2 मतलब -1.47, फिर यहाँ पे आपके पास 2 वैल्यू है ना, 2, तो वही वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी बट -2 हो जाएगी, है ना। तो जो पैटर्न है ना, पैटर्न वो यहाँ से जिस हिसाब से बढ़ी ना, इसी हिसाब से यहाँ पे माइनस इनफाइनाइट में बढ़ी, -1 से लेके -इनफाइनाइट तक उसी हिसाब से बढ़ी, है ना। जैसे पहले -1 ये 1 था तो यहाँ पे -1, फिर 1.47, सॉरी √2 है ना यहाँ पे, √2 मतलब 1.47, तो यहाँ पे -1.47, फिर 2 तो यहाँ पे -2, फिर इनफाइनाइट तो यहाँ पे माइनस इनफाइनाइट, है ना। तो -1 से लेके ये 1 से लेके इनफाइनाइट, ये -1 से लेके -इनफाइनाइट, इस तरह से आगे बढ़ी। देखो ग्राफ को मैंने इस हिसाब से ड्रॉ किया, है ना। वैसे ग्राफ तो यहाँ से ड्रॉ होता है, बट इनफाइनाइट से तो कोई ड्रॉ नहीं कर सकता, इसलिए मैंने यहाँ से स्टार्ट किया सोचना, और ऐसे ऐसे ड्रॉ करते गया, ठीक है ना। बस उसी पैटर्न में वो नीचे आगे बढ़ी, क्योंकि -1 है यहाँ पे -1 है। फिर 3π/2 पे cos की वैल्यू क्या होगी, तो cos x की वैल्यू होगी 0, तो sec x की वैल्यू डेफिनेटली इनफाइनाइट, बराबर। तो -1 से लेके माइनस इनफाइनाइट, क्योंकि ये सभी नेगेटिव आएंगे पॉइंट, -1 से लेके -इनफाइनाइट, तो -1 से लेके -इनफाइनाइट, वही जो ऊपर पैटर्न थी वही पैटर्न नीचे आ गई, बराबर। एंड देन अगेन पैटर्न विल बी कंटिन्यू फ्रॉम दिस, आगे ये यहाँ से अगेन पैटर्न विल बी कंटिन्यू। दिखाता हूँ पैटर्न आगे कैसी होगी। समझ लो ग्राफ को मैं अगर आगे बढ़ाऊँ, तो ये 3π/2 है ना, ये 0, फिर π/2, फिर पाई, फिर 3π/2, उसके बाद क्या आता है भाई बच्चों, 2π, है ना, 2π, फिर उसके बाद 5π/2, ओके। तो 2π मतलब 0 डिग्री जैसा ही हाल है उसका, 2π मतलब आल जो है वो 0 डिग्री जैसा ही है, तो 0 पे 1 है तो 2π पे भी 1, बराबर। तो यहाँ से ऐसे 0 के आसपास ऐसे जो पैटर्न बनी ना, वैसे ही 2π के आसपास ऐसी पैटर्न बन जाएगी, है ना।
मतलब π/2 के पास जो पैटर्न बनी वही 5π/2 के पास बन जाएगी। देखो π/2 के पास इन्फाइनाइट गया तो यहाँ पे 5π/2 के पास इन्फाइनाइट गया। ठीक है, तो अब ये पैटर्न विल बी कंटिन्यू, दिस पैटर्न विल बी कंटिन्यू। तो ये यहाँ पे ऐसा यू शेप बना, फिर नीचे यू शेप बना, वापस यू शेप ऊपर, वापस नीचे यू शेप, है ना, ये नीचे यहाँ से वापस यू शेप ऐसा। सो अल्टीमेटली पैटर्न कुछ ऐसी है, आप बनाने जाओगे ना तो पैटर्न कुछ ऐसी मिलेगी आपको। दिस विल बी कंटिन्यू फॉर एवर, जहाँ तक लाइफ जाएगी, जहाँ तक आपकी लाइफ चलेगी, जहाँ तक दुनिया चलेगी, जहाँ तक एक्स एक्सिस वाली लाइन आगे बढ़ेगी, वहाँ तक ये पैटर्न कंटिन्यू आगे बढ़ेगी, है ना। ये से चलती ही जाएगी आगे ऐसे, यहाँ पे भी पीछे भी ऐसे ही, बराबर। दिस विल बी कंटिन्यू फॉर एवर। ओके, तो ये जो पैटर्न है दिस विल बी ऑलवेज कंटिन्यू। बस आपको पॉइंट याद रखने हैं, पहले ये 0 पे 1 था, फिर π/2, फिर पाई, फिर ये 3π/2, फिर ये 2π, फिर 5π/2, है ना। आपको ज़्यादा वैसे भी पॉइंट ड्रॉ नहीं करने होते, कभी भी ग्राफ के बारे में अगर सोचना हो तो मोस्टली इतने ही एरिया में ग्राफ वर्क करता है ना, इतने ही एरिया में, इतने छोटे से एरिया में ही ग्राफ वर्क करता है। तो आगे ज़्यादा सोचने की वैसे भी ज़रूरत नहीं पड़ती, बट बाई चांस अगर सोचना पड़े तो हमको पता होना चाहिए कि भाई आगे किस हिसाब से पैटर्न जा रही है। जो पीछे जा रही थी वही, मतलब यहाँ पे जो स्मॉलर एरिया में, इतने एरिया में जो पैटर्न है वही पैटर्न आगे चलती रहती है ना, वो हमको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया सेकेक्स का ग्राफ। अब ग्राफ को देख के तुरंत आइडिया आ जाता है कि भाई ये कहाँ पे डिफाइन नहीं हो रहा है, तो π/2 के पास, 3π/2 के पास, फिर 5π/2 के पास, मतलब π/2 के मल्टीपल के पास डिफाइन नहीं हो रहा है। इसका मतलब हो गया कि ये तो इसका डोमेन क्या हो गया, तो r की सभी वैल्यू चलेगी, x में सभी वैल्यू चलेगी, बस सिर्फ π/2 के मल्टीपल नहीं चलेगी। इसीलिए डोमेन क्या हो गया इसका भाई, r में से निकाल दो ये पॉइंट 2n+1 π/2 के ऑड मल्टीपल। ठीक है, डायरेक्टली भी अगर ये डोमेन सोचना हो तो डायरेक्टली कैसे सोचा जाए, तो sec x है, sec x मतलब 1/cos x। अब 1/cos x में cos x जहाँ पे 0 होता है ना, वहाँ पे sec x डिफाइन नहीं होता। सो व्हेन cos x इज 0, sec x नॉट डिफाइंड, बराबर, नॉट डिफाइंड। तो sec x कहाँ पे 0 है भाई, यूनिट सर्कल में सोचो, यूनिट सर्कल में तुरंत सोच सकते हो sec x कहाँ पे 0 है, तो ये 2 पॉइंट के लिए, तो वो 2 पॉइंट निकाल दो, है ना। वो 2 पॉइंट मतलब π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2। तो ये सभी पॉइंट जो इनफाइनाइट तक जा रहे हैं वो सभी 2n+1 π/2 है, वो सभी पॉइंट को निकालो r में से, दैट्स ऑल। ओके, तो बेस्ड ऑन दैट वी कैन फाइंड डोमेन। रेंज तो हमने ऑलरेडी फाइंड कर ली थी, cos x की रेंज से -1 है, -1 से लेके 1 तक है, तो ये इनफाइनाइट से लेके -1 यूनियन 1 से इनफाइनाइट, बराबर। एंड दूसरा एक पीरियड क्या होगा भाई, तो कितना एरिया रिपीट हो रहा है भाई, तो इतना एरिया यहाँ से लेके ये एरिया, है ना, ये एरिया जो है, ये एरिया इतना रिपीट हो रहा है, फिर आगे भी वही एरिया रिपीट आएगा, मतलब बनेगा। तो ये एरिया कितना होगा, π/2 से लेके 3π/2 तक, मतलब 2π होगा। कितना होगा, 2π। तो पीरियड होगा इसका 2π। क्या होगा पीरियड, 2π। ओके, चलो फाइनली अब cosec x, अगेन cosec x की रेंज पहले बना लेते हैं ताकि पता चले वो एक्चुअल में कहाँ से कहाँ तक वर्क करती है। तो जैसे हमको पता है sin x इज बिलोंग्स टू -1 to 1, बराबर। एंड ये भी पता है कि भाई cosec x जो है वो 1/sin x होता है, बराबर। तो sin x जो -1 से 1 है, तो 1/sin x क्या होगा भाई, 1/sin x क्या होगा, तो 1/sin x होगा -∞ से लेके -1 यूनियन 1 से लेके इनफाइनाइट, और 1/sin x मतलब cosec x, 1/sin x मतलब cosec x बिलोंग्स टू -∞ to -1 यूनियन 1 से लेके इनफाइनाइट। तो ये रेंज जो sec x की थी वही रेंज इसकी है, देखो। तो sec x एंड cosec x की रेंज सिमिलर हो गई, बराबर। sec x एंड cosec x की रेंज सिमिलर हो गई। तो ऐसा तो है नहीं कि ग्राफ भी सिमिलर हो जाएगा, ग्राफ सिमिलर हो ऐसा ज़रूरी नहीं है ना। तो ग्राफ को बनाने के लिए तो मैंने क्या बताया था, आप सोचो क्या, यूनिट सर्कल सोचो। तो चलो मैं इसमें
इसमें से ग्राफ नहीं बना रहा हूँ, चलो हम डायरेक्टली बनाते हैं ग्राफ, ताकि आपको पता चले एग्जैक्टली ग्राफ बनाया कैसे जाता है। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ले ली, चलो ठीक है। अब मैंने क्या सोचा, 0 डिग्री पे, मतलब 0 फिर π/2 फिर पाई, हमको एग्जैक्टली एंडिंग पॉइंट ये पाई 0 π/2 पाई 3/2 ये सभी पॉइंट हमेशा ही सोचने होते हैं। उसके पॉइंट से ही हमको डिफाइन हो जाता है, हमारे पास आंसर आ जाता है कि भाई यहाँ से यहाँ पे जा रहा है वो। यूनिट सर्कल में जाओ, ओके गए, फिर सोचो कि यहाँ पे साइन एक्स क्या है भाई 0, तो डेफिनेटली साइन एक्स 0 है तो कॉसेक एक्स इनफाइनाइट होगा, 1/0 इनफाइनाइट। तो ऐसा है कि 0 के पास इनफाइनाइट है, बराबर, इनफाइनाइट वैल्यू है किसकी, कॉसेक एक्स की। फिर यहाँ पे साइन एक्स क्या है 1, तो कॉसेक एक्स भी 1, तो इट मीन्स व्हाट कि ये 1 इनफाइनाइट से लेके 1 है, आंसर क्या है इनफाइनाइट से लेके 1, तो π/2 के पास उसका आंसर 1 है, और 0 के पास इनफाइनाइट से चालू करके धीरे धीरे 1 के पास जा रहे हैं। मिल गई पैटर्न, देखो। फिर π/2 से लेके पाई के बीच में क्या होगा भाई, तो अगेन आप देखो यहाँ पे साइन एक्स 0, पाई के पास साइन एक्स की वैल्यू 0, तो डेफिनेटली कॉसेक एक्स की वैल्यू इनफाइनाइट, ठीक है। अब यहाँ पे बीच में साइन एक्स की वैल्यू हमेशा ही पॉजिटिव रहती है, ये तो आपको पता ही होगा, क्यों, क्योंकि साइन एक्स मतलब ये सभी पॉइंट का क्या होता है, वाई कोऑर्डिनेट, साइन एक्स मतलब वाई कोऑर्डिनेट, और ये सभी वाई कोऑर्डिनेट तो हमेशा ही क्या होंगे, वाई कोऑर्डिनेट हमेशा ही पॉजिटिव होंगे। तो मतलब साइन पॉजिटिव है मतलब कॉसेक भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि साइन एक्स अगर 2 है तो साइन एक्स अगर 0.5 है तो कॉसेक 1/0.5 है, तो हमेशा ही पॉजिटिव रहता है, बराबर। तो ये 1 से लेके इनफाइनाइट पॉजिटिव वाली वैल्यू, कैसी, पॉजिटिव वाली वैल्यू, तो ये 1 से लेके इनफाइनाइट ही गया, बट पॉजिटिव के फॉर्म से गया, बराबर, ठीक है। तो आपको ये एक u मिल गया, जैसे शेप तो इसकी जैसा ही है, बराबर, बट u कहाँ पे बनाना है, दैट इज व्हाट इंपॉर्टेंट थिंग्स। कॉसेक एक्स में u यहाँ पे बनाया था, सेक एक्स में u यहाँ पे बनाया था, 1 से पास करके ऐसे u बनाया था, और कॉसेक एक्स में 0 के पास इनफाइनाइट से स्टार्ट किया और π/2 के पास 1 लिया, ठीक है। और अगर समझ लो आगे बढ़ाना है तो 3π/2 के पास उसकी वैल्यू होगी क्या, 3π/2 के पास उसकी वैल्यू क्या होगी, तो 3π/2 पे साइन एक्स की वैल्यू -1 है, मतलब कॉसेक एक्स की वैल्यू भी -1 है, तो यहाँ पे -1 है, ठीक है, कॉसेक एक्स की वैल्यू -1 है। अगेन ये इनफाइनाइट एरिया था ना, यहाँ पे इनफाइनाइट था आंसर, ठीक है, यहाँ पे इनफाइनाइट था आंसर, तो आंसर जैसे ही इनफाइनाइट है यहाँ पे और ये माइनस है, तो यहाँ पे सेक एक्स कॉसेक एक्स की वैल्यू होगी क्या, नेगेटिव। अब वो क्यों नेगेटिव होती है, तो सोचो कि ये सभी पॉइंट जो है उसका साइन क्या होगा, उसका साइन मतलब ये सभी पॉइंट के वाई कोऑर्डिनेट, और ये सभी पॉइंट के वाई कोऑर्डिनेट मतलब वाई एक्सिस नेगेटिव है, तो सभी पॉइंट के वाई नेगेटिव है, इसलिए साइन एक्स नेगेटिव है, साइन एक्स नेगेटिव है इसलिए कॉसेक एक्स भी नेगेटिव है। अब कॉसेक एक्स नेगेटिव है तो -1 से लेके -2 -3 -4 ये सभी पॉइंट आएंगे माइनस इनफाइनाइट तक के, तो डेफिनेटली माइनस इनफाइनाइट से स्टार्ट करना है, -1 तक जाना है, माइनस इनफाइनाइट से स्टार्ट तक करना है और -1 तक जाना है, ठीक है। अगेन वापस वही पैटर्न, एक बार आपको पता चल गया कहाँ से स्टार्ट करना है, आप वही यू शेप यू शेप बनाते जाओ, बस हो गया काम खत्म आपका, है ना। बस तो यही तरीका है आपको ग्राफ बनवाने का। ग्राफ एक बार पता चल गया, डेफिनेटली यू कैन क्रैक एनीथिंग्स, है ना। आप डिफ़िकल्ट वाले क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, डेफिनेटली इजी वाले क्वेश्चन में इतने ग्राफ की ज़रूरत नहीं पड़ती, बट डिफ़िकल्ट लेवल के जो क्वेश्चन रहेंगे ना उसमें ग्राफिकल पैटर्न अगर पता है तो हम एक्स्ट्रा एक स्टेप सोच सकेंगे, ठीक है। और इस ग्राफ में अगर हम आगे पीछे भी आगे बढ़े तो वही पैटर्न है, ऊपर यू आया तो यहाँ पे नीचे यू आएगा, है ना, ये -1 ऐसे, ठीक है, ऐसे। यू कैसे बनाना है वो खास ध्यान रखना, पूरे एक पाई इंटरवल में यू बनाना है, बराबर, पाई इंटरवल में यू बनाना है, और बीच में एक जगह जो होगी वहाँ पे -1 लेना है, बाकी वहाँ से यू ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऐसे, यहाँ पे ऊपर एक यू बनेगा और एग्जैक्टली बीच वाले पॉइंट पे -1 होना चाहिए, ठीक है, +1, ऊपर है तो +1 और नीचे है तो -1, ठीक है, क्योंकि आपका आंसर 1 से बड़ा है, -1 से हमेशा ही छोटा है, ठीक है। रेंज में आपने देखा -1 से छोटा एंड 1 से बड़ा, तो अब ये इसकी तो ज़रूरत पड़ेगी नहीं, हमने ऑलरेडी बना लिया है इसका ग्राफ। रेंज बना ली थी, डोमेन बनाएंगे, डोमेन क्या बनाएंगे भाई, तो R- कौन सा पॉइंट, कौन से पॉइंट पे वो डिफाइन नहीं हो रहा है भाई,
तो देखो 0 पे नहीं हो रहा है, फिर पाई पे नहीं हो रहा है, फिर 2 पाई पे नहीं हो रहा है, यहाँ पे माइनस पाई पे नहीं हो रहा है, तो 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई मतलब n पाई, where n belongs to z। ठीक है, ये सभी पॉइंट पे cosec x डिफाइन नहीं है। और पीरियड क्या होगा, तो पीरियड इसका sec x की तरह ही 2 पाई। क्यों 2 पाई? क्योंकि इसमें भी कंप्लीट एक पैटर्न बनाने में उसको 2 पाई इंटरवल लगेगा, फिर वापस वही पैटर्न रिपीट होगी, है ना। आप ये वाली पैटर्न सोच सकते हो, ये वाली यहाँ से लेके यहाँ तक, बराबर, 0 से लेके 2 पाई हुआ ना, फिर अगेन दिस विल बी अगेन रिमेन सिमिलर, है ना। ये आप यहाँ पे भी देख सकते हो, यही पैटर्न है, फिर आगे भी वही पैटर्न आएगी। ओके, सो 2 पाई इंटरवल में ये पैटर्न रिपीट कर रही है, तो जितने इंटरवल में वो पैटर्न रिपीट करती है उसी को पीरियड बोलते हैं, बराबर। सो दैट इज वाई पीरियड इज 2 पाई। ओके, अब ऑल एसटीसी रूल, तो ऑल एसटीसी रूल क्या है, ये हमारा यूनिट सर्कल है, बराबर। तो ऑल एसटीसी रूल में आपको ऐसा लिख देना है, ये ऑल, ये एस, ये टी और ये सी, ऐसे पहले ये हिंट समझ लो, बराबर। ऑल मतलब ऑल फंक्शन, है ना, ऑल फंक्शन, सभी फंक्शन यहाँ पे, ऑल फंक्शन पॉजिटिव, ओके, ऑल फंक्शन पॉजिटिव। एस मतलब साइन एंड उसका रेसिप्रोकल कॉसेक, ये दोनों पॉजिटिव, ठीक है। टी मतलब टेन एंड उसका रेसिप्रोकल दैट इज कॉट, टेन एंड कॉट पॉजिटिव, बाकी सब कुछ नेगेटिव, ठीक है, बाकी सब कुछ नेगेटिव। एंड सी मतलब कॉस एंड सेक, बराबर, ये दोनों पॉजिटिव, बाकी सब कुछ नेगेटिव। ये क्वाड्रेंट वाइज हमने सबकी वैल्यू बना ली। जैसे हम बार बार ऐसे बोलते थे ना कि भाई ये यहाँ पे हमने बोला था, देखो साइन में ये सेकंड इंटरवल में जब गए थे ना, हाँ यहाँ पे पाई बाई 2 से पाई में गए थे, तब मैंने बोला था यूनिट सर्कल के अंदर कि यहाँ पे ये सभी पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट जो है वो ये वाला होगा, वाई पॉजिटिव है इसलिए, तो वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव इसलिए साइन पॉजिटिव है, इसलिए कॉसेक पॉजिटिव है ना। आप देख सकते हो, ये आप यहीं से भी देख सकते हो, ये जो ये चीज़ें मैंने समझाई थी हर बार बीच बीच में ग्राफ में, वही चीज़ एक्चुअल में यहाँ पे है कि सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव है ना। चलो मैं पहले से ही समझाता हूँ वापस एक बार। फर्स्ट क्वाड्रेंट के बारे में सोचिए पहले, पर ये रूल्स है, इसको लिख लेना, आपको याद रखना है, आप समझते हैं बस, सिर्फ समझना है। ये सभी पॉइंट है, ये सभी का साइन थीटा एंड कोस थीटा ऑलवेज पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि साइन मतलब वाई कोऑर्डिनेट, बराबर, इसका वाई कोऑर्डिनेट ये होगा, एंड कॉस मतलब एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो साइन पॉजिटिव है, कॉस पॉजिटिव है, ठीक है। साइन पॉजिटिव कॉस पॉजिटिव मतलब साइन पॉजिटिव इसलिए कॉसेक पॉजिटिव, बराबर। कॉस पॉजिटिव है इसलिए सेक भी पॉजिटिव है, बराबर। एंड टेन, तो टेन क्या होगा भाई, टेन मतलब साइन बाय कॉस, तो साइन एंड कॉस दोनों पॉजिटिव है, मतलब टेन भी पॉजिटिव है। एंड कॉट, तो अगर टेन पॉजिटिव है तो डेफिनेटली कॉट भी पॉजिटिव है, इसीलिए 6 के 6 सभी फंक्शन हमेशा ही पॉजिटिव होते हैं। किसमें? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। समझ में आया भाई? वही चीज़ सेकंड क्वाड्रेंट में समझो। पहले साइन के बारे में सोचें, ये सभी पॉइंट जो है, ये सभी पॉइंट के वाई कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो ये सभी पॉइंट के वाई कोऑर्डिनेट का आंसर ये सभी होगा, है ना। यहाँ पे ये सभी आंसर होंगे, ये सभी पॉइंट कौन से होंगे? पॉजिटिव। तो डेफिनेटली वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव मतलब साइन थीटा पॉजिटिव, बराबर, साइन थीटा पॉजिटिव है। एंड कॉस थीटा, चलो साइन थीटा पॉजिटिव इसलिए कॉसेक थीटा पॉजिटिव, ठीक है। अब ये दोनों पॉजिटिव है, बाकी सब कुछ नेगेटिव क्यों है वो भी समझते हैं। अब ऐसा सोचो कि भाई इसके लिए, ये सभी पॉइंट के लिए कॉस क्या होगा, तो ये पॉइंट का कॉस ये डिस्टेंस होगा, बराबर। और ये जो पॉइंट होगा ना वो तो कैसा होगा? नेगेटिव होगा, -0.7 के वॉटएवर कुछ भी, बराबर। तो इसका कॉस मतलब एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा ही नेगेटिव होता है, वाई कोऑर्डिनेट हमेशा ही पॉजिटिव रहता है, बराबर। वाई कोऑर्डिनेट हमेशा ही पॉजिटिव, तो एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव मतलब कॉस नेगेटिव है, बराबर। कॉस एक्स की वैल्यू नेगेटिव है, कॉस एक्स नेगेटिव है इसलिए सेक एक्स भी नेगेटिव है, बराबर। एंड कॉस एक्स नेगेटिव है इसीलिए टेन एक्स भी नेगेटिव है, क्योंकि टेन एक्स मतलब साइन बाय कॉस। अब साइन हमेशा ही पॉजिटिव एंड कॉस हमेशा ही नेगेटिव, मतलब आंसर हमेशा ही नेगेटिव, बराबर। अब टेन नेगेटिव इसलिए कॉट एक्स भी नेगेटिव, ठीक है। तो इसके हमको इतना पता चला कि भाई साइन पॉजिटिव
कॉसेक पॉजिटिव बराबर, बाकी कॉस नेगेटिव, सेक नेगेटिव, टेन नेगेटिव, कॉट नेगेटिव बराबर। रीजन पता चला भाई, साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव उसका पता चला क्यों, क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है। कॉस नेगेटिव है क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव है। कॉस नेगेटिव है इसलिए सेक भी नेगेटिव है, उसका रेसिप्रोकल है इसलिए। टेन इसलिए नेगेटिव है क्योंकि टेन बनता है साइन बाय कॉस से। साइन भले ही पॉजिटिव हो बट डिनोमिनेटर हमेशा ही नेगेटिव है। अब दोनों में से कोई एक आध भी नेगेटिव हो तो डेफिनेटली उसका आंसर तो हमेशा ही नेगेटिव होगा ना, इसीलिए टेन खुद नेगेटिव है। अब टेन नेगेटिव इसलिए कॉट नेगेटिव है, खत्म है ना। इसीलिए सिर्फ और सिर्फ साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव रहता है, बाकी सब कुछ नेगेटिव। किसमें? सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। फिर थर्ड क्वाड्रेंट, इसमें अब देखो इसमें देखोगे तो देखो ये सभी पॉइंट जो है ना, ये सभी पॉइंट उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो ये वाई कोऑर्डिनेट ये बराबर। अब वाई कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट दोनों नेगेटिव है। देखो ये भी नेगेटिव है, नेगेटिव एक्स एक्सिस, और ये भी नेगेटिव है, नेगेटिव वाई एक्सिस बराबर। तो इट मीन्स व्हाट कि साइन नेगेटिव कॉस नेगेटिव। अब साइन नेगेटिव इसलिए कॉसेक नेगेटिव, कॉस नेगेटिव इसलिए सेक भी नेगेटिव बराबर। टेन के बारे में सोचा जाए तो साइन बाय कॉस, साइन खुद नेगेटिव है, कॉस खुद नेगेटिव है, तो दोनों का रेशियो क्या होगा? डेफिनेटली पॉजिटिव, है ना। इसलिए टेन पॉजिटिव है, टेन पॉजिटिव है इसलिए कॉट भी पॉजिटिव है बराबर, कॉट भी पॉजिटिव है। तो दैट इज वाई वी कैन से दैट टेन एंड कॉट बोथ आर पॉजिटिव इन थर्ड क्वाड्रेंट, है ना। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन एंड कॉट दोनों पॉजिटिव है। एंड लास्ट में इसके बारे में सोचा जाए फोर्थ क्वाड्रेंट के बारे में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में ये जो भी पॉइंट है, ये सभी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट मतलब ये होगा, ठीक है, एंड वाई कोऑर्डिनेट मतलब ये होगा, ठीक है। अब एक्स कोऑर्डिनेट मतलब कॉस थीटा, तो कॉस थीटा पॉजिटिव। हाँ, तो मैं यहाँ पे था कि अगर ये जो पॉइंट है उसका एक्स कोऑर्डिनेट कॉस थीटा है, वाई कोऑर्डिनेट साइन थीटा है। एक्स कोऑर्डिनेट मतलब ये डिस्टेंस दैट इज पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इसलिए एक्स पॉजिटिव है मतलब कॉस थीटा पॉजिटिव। वाई मतलब साइन थीटा, और वाई नेगेटिव है इसलिए साइन थीटा नेगेटिव है बराबर। अब इतना पता चला कि भाई कॉस पॉजिटिव साइन नेगेटिव बराबर, कॉस पॉजिटिव है तो सेक पॉजिटिव है बराबर, साइन नेगेटिव है इसलिए सेक कॉस सेक भी नेगेटिव है, ठीक है। एंड टेन मतलब होता क्या है भाई? साइन बाय कॉस। अब साइन नेगेटिव है और कॉस पॉजिटिव है, तो दोनों का रेशियो क्या होगा? डेफिनेटली दोनों का रेशियो नेगेटिव ही होगा। अब टेन नेगेटिव है इसलिए कॉट भी नेगेटिव, इसीलिए सिर्फ और सिर्फ कॉस एंड सेक दो चीज़ ही पॉजिटिव है, बाकी सब कुछ नेगेटिव। तो यहाँ पे सिर्फ कॉस एंड सेक पॉजिटिव, बाकी सब कुछ नेगेटिव, ठीक है। तो ये पता चला आपको ऑल एस टी सी रूल में ये सिर्फ यहाँ पे साइन एंड कॉसेक क्यों पॉजिटिव है, यहाँ पे टेन एंड कॉट क्यों पॉजिटिव है, यहाँ पे सभी फंक्शन क्यों पॉजिटिव है। दिस ऑल थिंग्स आर अल्टीमेटली डिपेंड्स ऑन साइन थीटा एंड कॉस थीटा। ये सभी साइन थीटा एंड कॉस थीटा के बेस से ही बन जाते हैं। और साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू कहाँ से बनती है? तो वो साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू पॉइंट से बनती है, वो पर्टिकुलर पॉइंट से बनती है। वो पॉइंट एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट जो होगा उसके बेस से साइन एंड कॉस की पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यू बनती है। उसके बेस से सेक कॉसेक टेन कॉट इजीली डिफाइन हो जाता है ना। चलो तो फिर आगे बढ़ते हैं। चलो इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में सोचते हैं बराबर। इसमें मैं पूरा लिस्ट नहीं लिखवाऊंगा, जैसे एनसीईआरटी की बुक में एक लिस्ट दिया है, इंक्रीजिंग फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट में। मैं आपको हिंट दे देता हूँ और वो हिंट आप लाइफ टाइम तक याद रखना। वो हिंट से आपको तुरंत पता चल जाएगा भाई कौन कहाँ पे इंक्रीजिंग है, कौन कहाँ पे डिक्रीजिंग है। बस ये एक चीज़ याद रख लो, टेन हमेशा ही इंक्रीजिंग मतलब हमेशा ही इंक्रीजिंग, उसमें कोई क्वेश्चन ही नहीं बराबर। एंड कॉट हमेशा ही डिक्रीजिंग बराबर, ये याद रख लिया पहले। फिर साइन कॉस सेक कॉसेक के बारे में क्या सोचो, तो हमेशा ही साइन कॉस के बारे में सोचो। साइन जो होगा उसका रेसिप्रोकल कॉसेक है, इसलिए साइन जहाँ पे इंक्रीजिंग होता है वहाँ पे कॉसेक डिक्रीजिंग होगा बराबर। चलो सबसे पहले साइन के बारे में सोचते हैं, साइन थीटा के बारे में। तो साइन थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट बराबर, ये सभी जगह पे साइन होता क्या है? इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग?
बराबर। डिपेंड्स ऑन, अगेन मैंने क्या बताया था, यूनिट सर्कल, हमेशा यूनिट सर्कल सोचेंगे, दैट बेस्ड ऑन यूनिट सर्कल वी कैन इजीली थिंक ऑफ एनी पर्टिकुलर वे, एनी पर्टिकुलर पॉइंट, है ना। तो साइन थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट ये है, ठीक है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, यहाँ से लेके यहाँ पे जाएंगे तो ये बढ़ेगा कि कम होगा, साइन थीटा बढ़ेगा कि कम होगा, दैट इज डिपेंड्स ऑन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। अगर इंक्रीजिंग है तो हमेशा ही साइन थीटा बढ़ेगा, डिक्रीजिंग है तो घटेगा। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर साइन थीटा बढ़ रहा है मतलब इंक्रीजिंग है, घट रहा है मतलब डिक्रीजिंग है। तो यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू क्या है, तो 0, और यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू क्या है, तो 1। तो साइन थीटा 0 से लेके 1 हो रहा है ना, मतलब बढ़ रहा है, बराबर। फिर अगेन यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू क्या है, 0। तो ये 1 से 0 हो रहा है तो मतलब क्या हो रहा है, घट रहा है या कम हो रहा है, मतलब बढ़ रहा है, तो घट रहा है मतलब डिक्रीजिंग। फिर अगेन यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू -1 है, बराबर, ये पॉइंट पे। तो 0 से लेके -1 मतलब कम हुआ या बढ़ा, तो कम हुआ मतलब डिक्रीजिंग। एंड देन -1 से 0, -1 से 0 मतलब -1, -0.5, -0.3, -0.2, देन 0, है ना। ये तो बढ़ रहा है ना भाई, -1 से 0 पे जा रहा है मतलब बढ़ रहा है, मतलब इंक्रीजिंग। तो ये हो गया साइन थीटा का आंसर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में। कहीं पे याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, तुरंत यूनिट सर्कल से सोचो, समझ लो किसी ने बोला कि भाई सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा क्या होगा, तो सेकंड क्वाड्रेंट के दोनों एक्सट्रीम पॉइंट π/2 एंड पाई की वैल्यू लिख लो, 1 से 0 हो रहा है मतलब कम हो रहा है, खत्म। अब कोसेक थीटा के लिए ज़्यादा मत सोचो, कोसेक थीटा के लिए वैल्यू लिख के मत सोचो, साइन थीटा के लिए वैल्यू लिख के सोच ली तो काफ़ी है। कोसेक थीटा के लिए डायरेक्टली जहाँ पे साइन बढ़ रहा है वहाँ पे कोसेक कम हो रहा है, जहाँ पे साइन कम हो रहा है वहाँ पे कोसेक बढ़ रहा है। थर्ड क्वाड्रेंट में भी साइन डिक्रीजिंग, कोसेक इंक्रीजिंग, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन इंक्रीजिंग, कोसेक डिक्रीजिंग, दैट्स ऑल, खत्म। ओके, एंड कोस थीटा के लिए सोचे, बराबर, अगेन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, बराबर, वही अगेन यूनिट सर्कल सोच लिया। कोस थीटा यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे -1, यहाँ पे 0। चलो फटाफट से, 1 से 0 हुआ, घटा, 0 से -1 स्टिल डिक्रीजिंग, -1 से 0 इंक्रीजिंग, 0 से 1 इंक्रीजिंग। कॉस का बिहेवियर अगर पता है तो सेक का बिहेवियर पता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सेक, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस डिक्रीजिंग, सेक इंक्रीजिंग, यहाँ पे इंक्रीजिंग, यहाँ पे डिक्रीजिंग, यहाँ पे डिक्रीजिंग, दैट्स ऑल। और मैंने क्या बताया था टेन एंड कोट के बारे में, तो टेन एंड कोट के बारे में अगर डायरेक्ट लिख दिया है तो भी चलेगा, डायरेक्ट सोच लोगे तो भी चलेगा, हमेशा इंक्रीजिंग, कोट हमेशा डिक्रीजिंग। या फिर मैं अगर इस लैंग्वेज में आपस लिखूँ आपके लिए, तो इंक्रीजिंग 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 इंक्रीजिंग, दैट इज वे उसका रेसिप्रोकल जो कोट है ना, वो हमेशा ही डिक्रीजिंग 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 डिक्रीजिंग, दैट्स ऑल। दिस इज व्हाट अबाउट टेन थीटा एंड कोट थीटा। तो इस पर्टिकुलर नेचर से बेस्ड ऑन यूनिट सर्कल यू कैन इजीली थिंक ऑफ दिस वन। आपको इसको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली देन एंड देयर जहां पे जरूरत पड़ेगी वहां पे आप यूज कर सकते हो, ठीक है। एंड नेक्स्ट टॉपिक में डोमेन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। वैसे तो हमने ये ग्राफ में देख लिया था, फिर भी एक बार फटाफट से लिस्ट लिख लेते हैं इसका। साइन का डोमेन याद करो फटाफट से, क्या था साइन का डोमेन, आर हमेशा ही डिफाइन था, है ना, पूरी की पूरी एक्स एक्सिस कवर कर ली थी, कहीं भी ऐसा पॉइंट ऐसा नहीं था जहाँ पे साइन डिफाइन ना हो, बराबर। सिमिलरली कोस एक्स का ग्राफ भी ऐसा ही है, बस चालू होता है 1 से, है ना, 1 से स्टार्ट करके ऐसे चलता है। तो कोस एक्स एंड साइन एक्स फटाफट से याद करने के लिए मैंने ग्राफ साइड में ड्रॉ कर रहा हूँ। कभी भी डोमेन याद करना है उसके ग्राफ याद कर लो। फिर टेन एक्स के लिए उसका ग्राफ याद नहीं भी करना चाहते तो क्या करो कि टेन एक्स के लिए सोचो साइन बाय कोस, बराबर, साइन बाय कोस। अब जहाँ पे कोस 0 होता है ना वो पॉइंट निकाल दो टेन एक्स में। तो कोस कहाँ पे 0 होता है भाई, तो कोस 0 होता है ऊपर वाले एंड नीचे वाले पॉइंट पे, बराबर। तो ये 2 पॉइंट निकाल दो आर में से, तो ये दोनों पॉइंट मतलब π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2, मतलब 2n + 1 π/2। अब तो मेरे ख्याल से आपके दिमाग के अंदर ऐसे घुस गया होगा जैसे इसको कोई निकाल ही नहीं पाए, है ना, ऐसे घुस जाना चाहिए भाई ये सब कुछ। कॉट, तो कॉट के लिए अगेन मैंने क्या बताया, कॉस बाय साइन। तो जहाँ पे साइन 0 हो वो सब पॉइंट निकाल दो। साइन कहाँ पे 0 होता है, ये 2 पॉइंट पे। तो 0, π, 2π, 3π, 4π, 5π, 6π, मतलब आर में से n π निकाल लो, n बिलोंग्स टू z।
सेक एक्स मतलब अगेन 1 कॉस एक्स, जहाँ पे कॉस एक्स 0 हो वो, तो ये ऊपर वाला पॉइंट और नीचे वाला पॉइंट। तो अगेन इसका डोमेन जो है वो tan x का डोमेन जैसा ही है ना। tan x में भी साइन बाय कॉस था और सेक एक्स में भी 1 कॉस एक्स है। दैट दिस टू थिंग्स आर ऑलवेज डिपेंड्स ऑन कॉस थीटा, है ना, ये कॉस थीटा के भी डिपेंड है। और कॉस जहाँ पे 0 होता है, डिनोमिनेटर में कॉस है और कॉस जहाँ पे 0 होता है वो पॉइंट निकाल देने होते हैं हमको। तो tan x एंड सेक एक्स दोनों के डोमेन सिमिलर है, दोनों सेम ही जगह पे डिफाइन होते हैं, इसलिए तो पूरा फॉर्मूला जो है ना वो ये दोनों के साथ है, sec स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर इक्वल टू 1। और उसको डिफाइन करने के लिए वहाँ पे मैंने बताया था जहाँ पे x हमेशा ही ये होगा r माइनस 2n+1/2। ये फॉर्मूला जब बनाया था तब मैंने ये ऑलरेडी लिखवा दिया था कि ये इसमें x ये होगा, ये आइडेंटिटी जो है ना इसमें x ये होगा, ये इसके लिए ही डिफाइन है। और आप देख सकते हो tan x एंड sec x खुद इसी एरिया में डिफाइन है, बाकी कोई एरिया में डिफाइन ही नहीं है ना। एंड cosec x, तो अगेन cosec मतलब 1 sin x, sin x जहाँ पे 0 हो वो पॉइंट, sin x कहाँ पे 0 है भाई, तो sin x 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई ये सभी जगह पे 0 है, तो वो सभी पॉइंट निकाल लो, ठीक है। ये हो गया डोमेन। अब नेक्स्ट देखते हैं रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये भी हमने देख ली थी ग्राफ के अंदर, फिर भी एक साथ में कंप्लीट कर लेते हैं सबको, बराबर। तो sin x की रेंज जो है वो -1 से लेके 1 है। ये तो मेरे ख्याल से अब आपको दिमाग के अंदर चैप्टर 2 से चल रहा है, चैप्टर 2 से मैंने ये सब कुछ बताया। tan x की रेंज है r, cot x की रेंज है r, cosec x की रेंज है, तो sin x की जो रेंज है ना वो वाले पॉइंट निकाल देने हैं। -1 से 1 के बीच वाले सभी पॉइंट निकाल दो, -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फाइनाइट, बराबर। और ख़ास याद रखो 1 एंड -1 इसमें भी आएगा, जैसे इसमें भी -1 एंड 1 इंक्लूड कर रहे हैं हम लोग क्लोज इंटरवल करके, यहाँ पे भी क्लोज इंटरवल ही होगा, बराबर। और सिमिलरली sec x की रेंज भी -∞ से लेके -1 यूनियन 1 से इन्फाइनाइट। अगर आज आपको याद हो तो मैंने चैप्टर 2 के अंदर ऐसी हिंट बता के छोड़ी थी कि नंबर लाइन याद करो, और नंबर लाइन में -1 से 1 के बीच में साइन कॉस के आंसर है, फिर उसके सिवा बाकी सभी जगह पे sec एंड cosec x के आंसर है, बराबर। एंड tan एंड cot तो हमेशा ही -∞ के प्लस इन्फाइनाइट तक चलता रहता है, tan एंड cot, तो उसकी रेंज r है। तो ये पर्टिकुलर नंबर लाइन से आप इसकी रेंज, सबकी रेंज याद कर सकते हो, ओके। तो पीरियड ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, वैसे अगेन मैंने पीरियड ग्राफ से ही सिखाए थे सबके, और फिर भी याद रखने के लिए अब याद रखो कि पीरियड साइन का, कॉस का, सेक का एंड कॉसेक का, ये सभी का पीरियड 2 पाई है। सिर्फ tan एंड cot है उसके पीरियड पाई है। याद रखने के लिए ऐसी छोटी मोटी हिंट याद रख लो, बीट साइन कॉस सेक कॉसेक के पीरियड 2 पाई, सिर्फ tan एंड cot के पीरियड है पाई, है ना। और क्यों है ये तो मैंने वो तो ग्राफ के अंदर ही दिखा दिया कि साइन का इंटरवल 2 पाई के अंदर रिपीट होता है, इसलिए उसका पीरियड 2 पाई है। कॉस का भी 2 पाई के अंदर, tan का पाई इंटरवल में रिपीटेशन चालू होगा, बराबर। यहाँ से यहाँ तक, फिर वापस वही यहाँ से यहाँ तक, तो ये जो इंटरवल है ना, ये इंटरवल वो पाई इंटरवल है सिर्फ, तो पाई इंटरवल में वो रिपीटेशन स्टार्ट कर देता है, इसीलिए tan एंड cot दोनों के, एंड cot में भी वैसा ही, इसलिए tan एंड cot दोनों के पीरियड पाई है, ओके। एंड ये एक और एक्स्ट्रा टॉपिक है ऑड इवन फंक्शन। कौन कौन से ऑड फंक्शन है, कौन कौन से इवन फंक्शन है, तो उसका लिस्ट ये है कि sin x, उसका रेसिप्रोकल cosec x, tan x एंड cot x, ये चारों के चारों फंक्शन ऑड फंक्शन है। cos x एंड sec x ये दोनों फंक्शन इवन है, बराबर। अब इसका रीज़न आपको वैसे तो अभी पता नहीं चलेगा, चलो फिर भी मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। ऑड एंड इवन फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, तो ऑड फंक्शन मतलब क्या होता है, ऑड फंक्शन मतलब होता क्या है, जब f ऑफ माइनस एक्स एंड f ऑफ x दोनों इक्वल ना हो और दोनों में सिर्फ नेगेटिव का फ़र्क हो, एंड अगर f ऑफ माइनस एक्स एंड f ऑफ x दोनों इक्वल हो, ये फ़र्क है, बराबर। x की जगह माइनस एक्स रखने पे दोनों का आंसर सिमिलर आ जाए तो वो इवन फंक्शन, एंड x की जगह माइनस एक्स रखने पे दोनों का आंसर ऑपोजिट आए तो वो ऑड फंक्शन, ठीक है।
अब साइन कोसेक टेन एंड कॉट ये चारों के चारों ऑड फंक्शन है। उसका रीज़न क्या है पता है? तो ऐसा सोचो कि सिर्फ साइन के लिए बताता हूँ, बाकी सबके लिए आप सोच लो कि भाई वही मेथड है, बराबर। फिर वरना जाओगे तो इसके अंदर भी डिटेल में जाएंगे तो फिर ये भी अगेन 10-15 मिनट खींच लेगा। यूनिट सर्कल से सोचते हैं, बराबर। समझ लो ये कोई पॉइंट x है, बराबर, ये कोई पॉइंट x है, तो डेफिनेटली माइनस एक्स पॉइंट कौन सा होगा? ये x डिग्री पॉइंट x मतलब x एंगल ये है ना। x मतलब क्या हुआ? x एंगल, ठीक है, x एंगल। तो डेफिनेटली माइनस एक्स एंगल कहाँ पे होगा? यहाँ पे होगा एग्जैक्टली, ये माइनस एक्स एंगल होगा ना, ये माइनस एक्स एंगल है, बराबर। तो यहाँ पे x एंगल पे साइन की वैल्यू समझ लो, साइन की वैल्यू समझ लो 0.9 है, 0.9 नहीं, कम होनी चाहिए, क्यों, इतनी ही है तो 0.2 है, चलो 0.2, कितनी है? 0.2। तो डेफिनेटली माइनस एक्स के पास उसकी वैल्यू क्या होगी? माइनस 0.2, है ना। तो ऐसा सोचो कि साइन एक्स की वैल्यू है 0.2, तो साइन माइनस एक्स की वैल्यू क्या हो गई भाई? माइनस 0.2, है ना भाई। तो अगेन आपस वही, ये दोनों वैल्यू याद रखो, बराबर। साइन एक्स की वैल्यू एंड साइन माइनस एक्स की वैल्यू याद रखो। अब एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या होता है भाई? साइन एक्स। एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू क्या होगा? साइन माइनस एक्स, बराबर। साइन एक्स की वैल्यू क्या है? 0.2। साइन माइनस एक्स की वैल्यू क्या है? माइनस 0.2, माइनस 0.2। तो आप देख सकते हो जब फंक्शन साइन एक्स है, जब एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स है, तो वो पर्टिकुलर फंक्शन में एफ ऑफ एक्स की वैल्यू एंड एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू में कितना फर्क है भाई? नेगेटिव का। तो ये कौन सा बिहेवियर सेटिस्फाई करेगा? ये वाला, है ना। इसके अंदर रख लो, वैल्यू सेटिस्फाई हो जाएगी। देखो एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू रखो, क्या होगी? माइनस 0.2, यहाँ पे रख ली, चलो, इक्वल टू माइनस, ये जो माइनस है ना उसको एज इट इज रखा, एंड एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है? 0.2। so now you can see these two things are equal। कब इक्वल है? जब ये कंडीशन है तब, है ना। तो फॉर दिस कंडीशन साइन एक्स एंड साइन माइनस एक्स दोनों की वैल्यू हमेशा ही क्या होगी? ऑपोजिट होगी। जो साइन एक्स की वैल्यू होगी उसके ऑपोजिट साइन माइनस एक्स की वैल्यू होती है ना। जो साइन एक्स के लिए वैल्यू होगी उसके अपोजिट साइन माइनस एक्स के लिए वैल्यू होगी। इसीलिए साइन फंक्शन जो है वो ऑड फंक्शन है। साइन एक्स की वैल्यू एंड साइन माइनस एक्स की वैल्यू में कितना फ़र्क है भाई? नेगेटिव का फ़र्क है। एक्स्ट्रा नेगेटिव दोगे तभी वो दोनों सिम इक्वल होंगे, इसीलिए ऑड फंक्शन है। एफ ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ माइनस एक्स में सिर्फ क्या फ़र्क होना चाहिए? नेगेटिव का। एफ ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ माइनस एक्स में क्या फ़र्क होना चाहिए? नेगेटिव का, तब वो ऑड फंक्शन गिना जाएगा, बराबर। इसलिए साइन एक्स क्या है? ऑड फंक्शन। अब सिमिलरली इसमें कॉस एक्स क्यों इवन फंक्शन है? तो कॉस एक्स में क्या ये दोनों सिमिलर है क्या? तो हाँ, रीज़न समझो क्यों। क्योंकि कॉस एक्स मतलब होता क्या है भाई? कॉस एक्स मतलब एक्स कोऑर्डिनेट, है ना, एक्स कोऑर्डिनेट, इसका एक्स कोऑर्डिनेट। अब इसका एक्स कोऑर्डिनेट मतलब ये वैल्यू, है ना। तो ये तो माइनस एक्स हो या प्लस एक्स हो, एंगल एक्स हो या माइनस एक्स हो, दोनों के लिए एक्स कोऑर्डिनेट तो सिमिलर है ना। ये दोनों एंगल, ये दोनों पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट तो यही होगा, है ना। यही डिस्टेंस होगा, यहाँ से लेके ये वाला डिस्टेंस ही होगा। तो एक्स कोऑर्डिनेट तो सिमिलर ही होगा। एक्स कोऑर्डिनेट समझ लो इसका 0.9 है तो इसका भी एक्स कोऑर्डिनेट 0.9 ही होगा। मतलब कॉस एक्स की वैल्यू भी 0.9 एंड कॉस माइनस एक्स की वैल्यू भी 0.9, तो दोनों इक्वल, है ना, दोनों इक्वल हो गए। देखो इसीलिए कॉस जो फंक्शन है ना वो कॉस एक्स के लिए और कॉस माइनस एक्स के लिए दोनों के लिए इक्वल है, इसलिए कॉस फंक्शन इवन फंक्शन है, बराबर। तो इसके बेस से आपको क्या याद रखना है वो बताता हूं मैं, चलो आपको। इसके बेस से आपको याद रखना है कॉस माइनस एक्स एंड कॉस प्लस एक्स दोनों इक्वल है, क्योंकि वो इवन फंक्शन है, ऐसा याद रख लिया। कॉस माइनस एक्स एंड कॉस एक्स दोनों इक्वल है हमेशा ही। सिमिलरली सेक माइनस एक्स एंड सेक प्लस एक्स दोनों इक्वल है, ठीक है। सेक माइनस एक्स एंड सेक दोनों सेक प्लस एक्स दोनों इक्वल है, ठीक है। ये कॉस के बारे में, सेक के बारे में हो गया। फिर साइन माइनस एक्स एंड साइन एक्स दोनों इक्वल नहीं है, दोनों में कितना फर्क है भाई? नेगेटिव का। तो सिमिलरली वही चीज़ कॉसेक के लिए लगेगी। और मैंने क्या बताया था, बाकी सबके लिए मैं नहीं समझाऊंगा, बट बाकी जो ऑड फंक्शन है सभी में यही होगा।
10x एंड 10 माइनस एक्स में कितना फ़र्क होगा, नेगेटिव का। cot x एंड cot माइनस एक्स में भी कितना फ़र्क होगा, नेगेटिव का। तो आपने याद क्या रखा पता है, cos x के अंदर जो नेगेटिव रहता है ना, cos x के अंदर नेगेटिव, वो हमेशा ही cos खा जाता है, sec भी नेगेटिव खा जाता है, बट sin cosec tan एंड cot जो है ना वो नेगेटिव को बाहर निकाल देता है। देखो है ना, sin cosec tan एंड cot जो है वो नेगेटिव को बाहर निकाल देता है। वो हमने सीखा। हमको ये लिस्ट पता होना चाहिए, ये लिस्ट हमको पता होना चाहिए, बराबर। वो कहाँ से बना, तो ये ऑड इवन फंक्शन से बनाया। और ऑड इवन फंक्शन क्यों है, तो मैंने यूनिट सर्कल में समझाया। कोस एंड साइन के लिए समझाया है, बाकी सब के लिए सिमिलर है, इसीलिए इतना डिटेल में बाकी सब में नहीं गया मैं। बट एनी हाउ इफ़ यू वॉन्ट टू क्रिएट दैट वाई इट इज़ इवन और ऑड, सैन टैन कॉट एंड कॉसेक के लिए अगर आपको सोचना है तो आप यही तरीका सोच सकते हो, ठीक है। बट याद रखना ज़रूरी है ये पर्टिकुलर चीज़ को, इसलिए मैंने फोकस इसमें क्या करवाया कि आप याद रखो, कॉस एंड सेक में माइनस साइन खा जाएगा, साइन कॉसेक टैन एंड कॉट में माइनस साइन बाहर निकाल देगा, है ना, माइनस साइन बाहर निकाल देगा, ठीक है। ओके, फिर तो चलो थियोरेटिकल पार्ट खत्म हो गया, है ना। इसमें और कोई थियोरेटिकल पार्ट है ही नहीं। अब जो भी ये पर्टिकुलर चैप्टर में जो भी आएगा ना वो सब फॉर्मूला ही आएगा। थियोरेटिकल पार्ट खत्म हो, जो समझने वाला पार्ट था ना वो खत्म हो गया। अब मैं कोई चीज़ समझाने नहीं जाऊँगा, अब मैं सिर्फ फॉर्मूला बताऊँगा, ये फॉर्मूला है याद रख लो, ये फॉर्मूला है याद रख लो। अगर समझना है थोड़ी बहुत जानकारी दे दूँगा, बट आई विल गिव यू ऑल द फॉर्मूलाज एंड प्रोसीजर, कैसे कैलकुलेशन किया जाता है, कैसे सम हम कैलकुलेट करते हैं, वही चीज़ मैं समझाऊँगा आपसे, है ना। क्योंकि मैंने ये सब चीज़ों के लिए 3-4 लेक्चर क्यों रखे, क्योंकि ये ना ये बेसिक चीज़ है ना, बेसिक चीज़ें हैं। बेसिक चीज़ें जितनी डिटेल्ड में पता होती है ना, उतने डिटेल्ड में क्वेश्चन हम लोग इजीली समझ सकते हैं। क्वेश्चन को समझना, क्वेश्चन को अंदर से समझना, मतलब कभी क्वेश्चन डिफ़िकल्ट हो या टफ हो या फिर कुछ ट्विस्टेड हो तो उसको अंदर से समझना ज़रूरी होता है। और वो हमेशा ही अगर यूनिट सर्कल के बारे में ईच एंड एवरी पॉइंट पता होते ना तभी पता होगा, तभी पता चलेगा इजीली। इसीलिए मैंने सभी चीज़ों को यूनिट सर्कल से कनेक्ट कर दिया। डेफिनेटली टाइम कंज्यूम हो इसी की वजह से, वरना मैं क्या बताता कि भाई चलो ये फॉर्मूला याद रख लो, बराबर, फिर ये फॉर्मूला याद रख लो, सिर्फ हिंट दे देता कि भाई इसका 2 पाई इसको 2 पाई कर लो और इसका पाई कर लो, हिंट याद रख देता, हिंट दे देता। इसके लिए भी सिर्फ हिंट दे देता, जैसे मैंने चैप्टर 2 में हिंट दे दी थी, सिर्फ हिंट कि भाई रेंज याद रख लो कैसे, -1 से 1 के बीच में साइन कोस और सेक कोसेक इसके बाहर और टैन कॉट पूरा का पूरा आर। सिर्फ हिंट देना होता तो मुझे देने में टाइम ही नहीं लगता ना। डोमेन के लिए भी हिंट दे देता कि ये दोनों के लिए आर करो, ये दोनों के लिए इसका डिनोमिनेटर करके सोच लो कौन से पॉइंट है वो निकाल दो, बराबर। फिर इसमें भी फटाफट से हिंट दे देता, इसमें तो टाइम नहीं लगता, वैसे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर समझाने में टाइम लगता ही नहीं है। बट एनी हाउ ऑल एस टी सी में भी डायरेक्टली हिंट दे देता, भाई ऑल एस टी सी याद रख लो। एस मतलब साइन कोसेक, टी मतलब टैन कॉट, ये सी है मतलब कोसेक, बराबर। और यहाँ पे ऑल सभी फंक्शन पॉजिटिव है। तो ये याद रखवाने में मुझे टाइम नहीं लगता, बट ये सब कुछ समझने में टाइम लगता है ना। तो ईच एंड एवरी कंसेप्ट आई हैव कवर्ड विथ यूजिंग विद द यूज ऑफ दिस यूनिट सर्कल। सबको मैंने यूनिट सर्कल के साथ कनेक्ट करके आपको समझाया है। तो आपको कोई भी चीज़ याद करनी हो आप यूनिट सर्कल में सोचो, आप डेफिनेटली वो सिर्फ चीज़ों को डायरेक्टली याद कर पाओगे, है ना। थियोरेटिकल पार्ट बड़ा है, आई नो दैट, बट अगर फिर भी अब तक कुछ समझ में नहीं आया, थोड़ा बहुत समझ में आया तो वापस एक बार देखो, थोड़ा टाइम इसके लिए निकालो। ये चैप्टर एक ही बार पढ़ने में, मतलब ये पूरे 2 साल में सिर्फ एक ही बार पढ़ना है ये चैप्टर, सिर्फ एक बार पूरे 2 साल में, 11th-12th में पूरे 2 साल में सिर्फ एक ही बार ये चैप्टर पढ़ना है। और सिर्फ एक ही बार ये थियरी इतनी समझनी होती है। बाकी पूरे 11th-12th में इतनी थियरी एक साथ में कभी नहीं आएंगी। पूरे 11th-12th में कोई भी चैप्टर ऐसा नहीं रहेगा जिसमें इतनी ज़्यादा थियरी आएगी, बराबर। तो ये एक ही बार पढ़ना होता है ये चैप्टर। तो बस एक बार 3-4 लेक्चर, जो 4-5 लेक्चर मैंने यहाँ पे बनाया थियोरेटिकल, उसको परफेक्टली समझ ही लो, है ना। अभी भी अगर वंस अगेन अभी भी अगर आपने ये आगे के 3-4 लेक्चर में थोड़ी बहुत दिक्कत हुई है, नहीं समझा, लेक्चर को ऐसे निकाल दिया है, तो प्लीज़ 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 वो सबको वापस एक बार रिवाइज कर लेना, क्योंकि ये काम आने वाला है, आने वाला है और आने वाला है, पक्का पक्का और पक्का, है ना। तो इसको इग्नोर मत करना, ये पर्टिकुलर 3-4 जो लेक्चर है इसको इग्नोर मत करना, है ना। आगे से हम क्वेश्चन ही देखेंगे, सो डोंट वरी, है ना। क्वेश्चन में डायरेक्टली आपको ऐसा लगेगा, मैं भी, कि भाई सर ये तो क्वेश्चन में इतना ज़्यादा डिटेल में समझाने की ज़रूरत नहीं थी, क्वेश्चन तो इजीली सॉल्व हो रहे, ऐसा होगा।
बट मैंने क्या बताया, ये सब कुछ मैंने क्यों समझाया है, हर एक लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ये समझाया मैंने। डेफिनेटली एनसीईआरटी के क्वेश्चन इतने इजी है कि आप इजीली समझ पाओगे, बट बाकी सब कुछ इतना समझना इजी नहीं है ना। नेक्स्ट लेक्चर में ही दिखाऊंगा मैं, थोड़े बाहर के क्वेश्चन भी दिखाऊंगा। डेफिनेटली यू विल फील दैट ये सब क्वेश्चन अगर ये यूनिट सर्कल परफेक्टली नहीं आता ना तो नहीं आएंगे, है ना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, टिल देन गुड बाय, ओके बाय बाय।